से तो ये एक व्यंग्य है, कहानी के रूप में है। तो पहला पेज निकाल लीजिए, आप शुरू कीजिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मई क्या होता है? मई होता है साथ में, विद देम। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। शाही दौरा क्या होता है? शाही दौरा होता है जब शानो शौकत से राजा का वेलकम करना हो, यानी कि किसी का वेलकम करना हो, तो उसको शाही दौरा बोलते हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगे। प्रश्नशाली एक क्वेश्चन है, क्योंकि उसके माइंड में ये बार बार ये परेशानी, बार बार ये सवाल उठ रहा था। इसके जो रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ हर देश के लिए, हर वातावरण के अनुसार वो अपना पहनावा पहना करती थी, कपड़े पहना करती थी। तो ये उसके लिए एक परेशानी थी। उनका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है? सचिव, और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जिसमें बहुत सारे देश रहते हो, उसको महाद्वीप बोलते हैं। और तूफानी क्या होता है? तूफानी होता है तेज। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे क्या होता है? सेना तथा अन्य शाही जो कर्मचारी होते हैं, जो उनके स्वागत के लिए लगे हुए होते हैं, उन्हें फौज फाटे बोलते हैं। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने क्या होती है? कटिंग, यानी कि अखबार में जो कुछ छप चुका है ना, उसकी कटिंग हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। यानी कि रानी एलिजाबेथ ये दौरा करने से पहले उन्होंने कैसे कपड़े सिलेक्ट किए? रेशमी कपड़ा, और जिसका रंग कैसा था? नीले रंग का था वो सूट जो था, और उस पर करीब 400 पाउंड खर्च हुए थे उस सूट पर। तो आगे देखिए, रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। बावर्चियां क्या होते हैं? बावर्चियां होते हैं जो रसोई होते हैं, और खानसामा क्या होते हैं? जो भोजन बनाने वाले जो भंडारी होते हैं ना, जो प्रबंधक होते हैं, पाकशाला का जो प्रबंधक होता है, यानी कि भोजन बनाने वाला जो मैनेजर होता है, मैनेजिंग करता है, जो शाही महल का जो भंडारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खानसामो। आगे देखिए, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी कि अभी तक जो रानी एलिजाबेथ थी वो भारत नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन उसकी जो भी, जैसी भी गतिविधि होती, जो भी घटनाएं घटित होती, वो सभी की सभी भारत देश के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती थी। वो खबरें, रानी एलिजाबेथ के दौरे से संबंधित जो खबरें थी, वो पूरे भारत देश में फैल जाती थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी फैलने से अभिप्राय खलबली मच जाना, चारों ओर सन्नाटा फैल जाना। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलके मचने से अभिप्राय खलबली मच जाना। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, ये
इंटरनेशनल हवाई अड्डा पालन का, दिल्ली के अंदर आता है ये। गुड़गांव से जैसे हम आएंगे तो आगे ये पालम का हवाई अड्डा है। तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। जान हथेली पर रखना यानी कि अपने प्राणों को संकट में डाल देना। उनके शान शौकत के क्या कहने। शान शौकत क्या होता है? धन वैभव का दिखावा करना। और वही रानी दिल्ली में आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसखाक मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। यानी कि ये क्वेश्चन बनेगा कि देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट कैसे होने लगा। तो दिल्ली का जो काया पलट इस प्रकार से होने लगा कि सड़कों की मुरम्मत होनी शुरू हो गई। दोबारा से जिधर सड़कें टूटी हुई थी वहां पर उन सड़कों को अच्छे से दोबारा बनाया गया और वहां पर आसपास सफाई की गई, पेड़ पौधे लगाए गए, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण को साफ सुथरा बना दिया गया। यानी कि जिस दिल्ली पे जिस जगह से उसे जाना था और जिस रास्ते से जाना था रानी एलिजाबेथ को, उस रास्ते पर बहुत सारी गंदगी के ढेर लगे हुए थे। उन गंदगी के ढेरों को वहां से हटा दिया गया और वहां पर साफ सफाई कर दी गई। तो इसका अर्थ यही है। आगे देखिए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान होने से अभिप्राय है कि उनको उनकी साफ सफाई कर देना, सड़कों की साफ सफाई कर देना या उनको नया बना देना। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। यानी कि बुढ़ापे की धूल से अभिप्राय काफी समय से वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे, उनको अब हटा दिया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों क्या होते हैं? नाजनीन होते हैं जो जिस औरत के जो अंग है वो बिल्कुल ही कोमल होते हैं, उसको बोलते हैं नाजनीनो। उसको क्या बोलते हैं? नाजनीनो। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होगा? कोमल स्त्री। कोमल स्त्री की तरह श्रृंगार किया। श्रृंगार क्या होता है? सजावट करना। आगे देखिए। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी कि वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो इसमें क्या अभिप्राय है? नई दिल्ली में सब था लेकिन सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन से के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि आजाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन सब भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी और उसे गलत ठहराने की हिम्मत हम भारतीयों में नहीं थी। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। अब आगे देख लीजिए। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। दास्तान क्या होता है? कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। अखबारों के जो पन्ने रंग जाना, अखबारों के पन्ने रंगने से अभिप्राय क्या है कि उन पन्नों पर बहुत कुछ लिखा गया था। किसके बारे में? इस जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में।
और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, यानी कि पक्ष की तरफ भी और विपक्ष की तरफ भी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। हथियारबंद पहरेदार क्या होता है? हथियारबंद से अभिप्राय जिनके पास हथियार होते हैं। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर क्या होते हैं? ऐसे भवन जहां पर पुरानी मृत चीजों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उन्हें अजायब घर बोलते हैं, यानी कि संग्रहालय, म्यूजियम। जैसे कि हमारे के यू के यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पर उस देश प्रदेश से संबंधित जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करके रख दिया जाता है। कि जैसे कि हरियाणा का, हमारे प्रदेश का जो पहले का जो कल्चर था वो कैसा था। अगर हम कभी आपका दौरा केयू के यूनिवर्सिटी में जाने का हो तो उस समय आप गेट नंबर 2 से जाओगे ना, तो वहां पर ये संग्रहालय है, हरियाणा साहित्य से संबंधित, हरियाणा सभ्यता से संबंधित। वहां पर ये संग्रहालय, और वहां पर आप अच्छे प्रकार से देख सकते हो किसान किस प्रकार से खेत में हल जोत रहा है, किस तरह से जो औरत है सुबह दूध को मंथ रही है, किस तरह से जो औरतें हैं कुएं से बाल्टी के माध्यम से पानी को निकाल रही है। ये सभी कुछ उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये वास्तविक है, रियल है, और ये रियल की घटनाएं हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाने के लिए ये चीजें इस तरह से उन भवनों में रखी जाती हैं। आगे देखिए आप। और कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाटो क्या होता है? लाट होती है नाक। गुरिल्ला, गुरिल्ला क्या है? गुरिल्ला युद्ध, ये एसएस में भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो। गुरिल्ला युद्ध से अभिप्राय है छिप छिप कर युद्ध करना। छिप कर युद्ध करना से अभिप्राय है, गुरिल्ला युद्ध से अभिप्राय छिप कर युद्ध करना। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक गायब होने से अभिप्राय अचानक से। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। गश्त लगने से अभिप्राय पहरेदार घूमते रहे, लेकिन नाक वहां से गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह है। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। सरगर्मी क्या होती है? सरगर्मी होती है हलचल। देश के खैर खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर खवा क्या होते हैं? जो शुभ चिंतक होते हैं, यानी कि भलाई चाहने वाले। और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सवाल है, प्रश्नशाली है। वहां सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी कि जो देश के जो भला चाहने वाले जो शुभ चिंतक थे ना, देश के जो शासक थे, वो क्या चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो जॉर्ज पंचम की नाक यहाँ से चोरी हो गई है या हट गई है, तो ये रानी के आने से पहले इस मूर्ति पर क्या हो जानी चाहिए? नाक लग जानी चाहिए, वरना हमारा भी क्या होगा? अपमान, हमें भी अपमान झेलना पड़ेगा, हमारी भी नाक कट जाएगी। अब आगे अगला पेज निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 12 निकाल लें। उस स्तर पर मशवरे, दिमाग खरोंचे गए। दिमाग खरोंचने से अभिप्राय दिमाग लगाना, उस पर अपना दिमाग खर्च करना। खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया। हुक्म होता है आदेश, कि वह फौरन, यानी कि जल्दी से फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर
जरा पैसे से लाचार था। अब ये जो पंक्ति है ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसका भी। मूर्तिकार यूं तो लाचार था, अब मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। अब इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। इसमें लेखक ने दो कटाक्ष व्यंग्य किए हैं। पहला जो कटाक्ष व्यंग्य है, जो पहला व्यंग्य है वो है मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, अर्थात सच मायनों में मूर्तिकार कलाकार था ही नहीं, मूर्तिकार कलाकार नहीं था। वह जो मूर्तिकार वो सिर्फ व्यवसाय से यानी कि बिजनेस से कलाकार था। दूसरा व्यंग्य ये है जरा पैसे से लाचार था, इसमें गहरा कटाक्ष है। उसे हमेशा सरकारी पैसे की इच्छा रहती थी, वह चाहता था कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करे और वह सरकारी खर्चे पर पूरे देश का भ्रमण करे और अंत में समस्या को ज्यों का त्यों लटकाए रखे। अंत में ये मजबूरी के नाम पर सरकार से और भी ज्यादा पैसे मांगे। ये कटाक्ष व्यंग्य है इन पंक्तियों में। आगे देखिए, आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। हुकाम क्या होते हैं, शासक। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। बदहवास क्या होता है, बदहवास होता है घबराए हुए, उर्दू शब्द है ये। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। ये प्रश्न शैली है, बाकी आगे करेंगे। अब किसी विद्यार्थी को ये जितना अध्याय हम कर चुके हैं, जो कुछ पंक्ति हम पढ़ चुके हैं, उनमें से किसी को कुछ भी सवाल जवाब करना वो पूछ सकते हो।